नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं विश्व भूगोल की 1000 एमसीक्यू की सीरीज नंबर 6। इससे पहले सीरीज 5 तक आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। किस एग्ज़ाम के लिए सीरीज बनाया गया है दोस्तों? ये सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है दोस्तों। चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो रहा हो दोस्तों, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, पहला सवाल 126। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन बी। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरा ग्रह है। इसके 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल है। पृथ्वी यदि आपसे पूछ लिया जाए सूर्य से कितने दूरी पर स्थित है, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यह अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। इसी कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है दोस्तों। बुध ग्रह की बात कर लेते हैं तो बुध ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है और यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 88 दिनों में पूरा करता है। शुक्र ग्रह की बात कर लिया जाए तो बुध के बाद दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों। गर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 95% जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उपलब्ध है। यही कारण है कि शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। ये पृथ्वी से आकार और घनत्व में बराबर है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है या भैंगनी ग्रह भी कहा जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह लाल क्यों है? क्योंकि इस पर फेरिक ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। इसका तो गनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि किस ग्रह पर वलय पाए जाते हैं? शनि ग्रह पर वलय पाए जाते हैं और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। 7वें क्रम में आपको देखने को मिलता है यूरेनस। यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज विलियम हर्शल ने की थी। कब की थी? 1781 में। नेपच्यून की बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसकी खोज 1846 में किसने की थी? जोहान गाले ने की थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 127। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटीज की बात कर लेते हैं तो इसे शांति सागर भी कहा जाता है दोस्तों और चंद्रमा का यह एक हिस्सा है। चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध में यह स्थित है और यह हिस्सा कैसा है? यह हिस्सा आपको देखने को मिलता है अंधकार में, दिख रहा होगा, ये अंधकार में जगह है दोस्तों। यहीं पर 1969 में अपोलो 11
उतरा था और इसी यान में कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। एक तीसरे यात्री भी जो यान में ही रह गए थे, उनका नाम क्या है? माइकल कॉलिंस। माइकल कॉलिंस जो यान में ही रह गए थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। दिन और रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। आंसर इज द ऑप्शन ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती कैसे है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। दिन और रात होते कैसे हैं दोस्तों? पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वह कैसा होता है? दिन होता है, और जो भाग सूर्य के विपरीत दिशा में होता है वहाँ पर क्या होता है? रात होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। मोना लोआ एक ज्वालामुखी है। कहाँ का ज्वालामुखी है? आपको यहाँ पर आंसर करना है दोस्तों। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ का? अलास्का का, हवाई का, जापान का या इटली का? आंसर इज द ऑप्शन बी, हवाई द्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है मोना लोआ। क्लियर? मोना लोआ की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मोना लोआ कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में स्थित है। क्लियर? ऊंचाई कितनी है? 13,679 फीट। मीटर में कह लीजिए तो 4,169 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ अंतिम विस्फोट कब हुआ था? 27 नवंबर 2022 को। क्लियर? इसकी अवस्थिति कहाँ पर है ये देख लेते हैं। इसकी अवस्थिति जो है, हवाई द्वीप की अवस्थिति नॉर्थ अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में है। क्वेश्चन नंबर 130। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? आंसर इज द ऑप्शन बी, भूकंप है। सुनामी यानी समुद्री तूफान, इसे जापानी भाषा में सुनामी कहा जाता है। किस कारण पैदा होता है? जब समुद्रों में भूकंप आती है तो ये सुनामी आपको दिखाई देती है। इसकी चाल कितनी होती है? 420 किलोमीटर प्रति घंटा और ऊंचाई 10 से 18 मीटर होती है। याद रखिएगा दोस्तों, हिंद महासागर में सुनामी कब आई थी? 2004 में आई थी। इसकी तीव्रता कितनी थी? रिक्टर स्केल पर 9 थी। हिंद महासागर में 2004 में जो सुनामी आई थी दोस्तों, भारतीय प्लेट और वर्मा प्लेट के आपस में टक्कर हो जाने से सुनामी आई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। ड्रमलिन क्या है? आंसर कीजिएगा फटाफट। ड्रमलिन क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अंडाकार पहाड़ी है। ड्रमलिन एक प्रकार का टीला है दोस्तों। किसके निक्षेप द्वारा यह बनता है? हिमनद के निक्षेप द्वारा यह बनता है। आकार में कैसा होता है? उल्टी नाव के समान या कटे हुए अंडे के समान यह दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में कौन सी समुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? फटाफट से आंसर कीजिए। यहाँ पे 25 प्रश्नों को हम लोग यहाँ बहुत कम समय में करने जा रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कील नहर को अन्य किस नहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों? विल्हेम नहर के नाम से भी कील नहर को जाना जाता है। जोड़ती किसे है? नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ती है।
और ये स्थित कहाँ है? जर्मनी के स्लेसिंग हॉल्स्टीन में यह स्थित है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 133। जिस द्वीप से टकराकर हिंद महासागर की दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा दो भागों में विभक्त होती है वह कौन सी है? वह द्वीप कौन सा है दोस्तों जिससे टकराकर हिंद महासागर की दक्षिण विषुवतीय धारा दो भागों में बढ़ जाती है? वह द्वीप कौन सा है दोस्तों? वो द्वीप मेडागास्कर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण विषुवतीय जलधारा, हिंद महासागर की दक्षिणी विषुवतीय जलधारा जब मेडागास्कर से टकराती है दोस्तों तो वह दो जलधाराओं में बढ़ जाती है, एक मोजाम्बिक जलधारा और दूसरी मेडागास्कर जलधारा। मेडागास्कर को पार जब यह करती है तो ये दोनों धाराएं मिल जाती है, जिसे किस धारा के नाम से जाना जाता है? अलगुहास धारा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए हमारा अगला सवाल 134। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कहता है दोस्तों? मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? मोरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। मोरे डार्लिंग की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। उद्गम कहाँ से होता है? न्यू साउथ वेल्स से होता है। डार्लिंग नदी मुरे नदी की सहायक नदी है और मुरे नदी निकलती कहाँ से है? विक्टोरिया से निकलती है। क्लियर? चलिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? 135। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आंसर इज द ऑर्गन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस माना जाता है। अक्रिय गैस किसे कहा जाता है दोस्तों? उन गैसों को कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। यानी इसकी वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अन्य अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 136। कहता है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल का निचला स्तर है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? आंसर इज द ऑप्शन ए, 10 मील तक इसकी ऊंचाई होती है। क्षोभ मंडल की बात कर लिया जाए दोस्तों तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। इस परत में आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायुधुंध और सभी मौसमी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में होती है। इसके ऊपर कौन सा मंडल स्थित है दोस्तों? समताप मंडल स्थित है। यहाँ पर जो है निचले भाग में आपको देखने को मिलता है ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई कितनी है दोस्तों? 10 किलोमीटर है। और ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है दोस्तों? यदि आपसे पूछ लिया जाए, याद रखिएगा ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। क्लियर? बीच में आपको देखने को मिलता है मध्य मंडल, ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर होती है और यहीं पर उल्का पिंड जब आती है दोस्तों तो इसी मंडल से टकराकर जल जाती है। ताप मंडल की बात कर लेते हैं दोस्तों तो आयन मंडल आपको ताप मंडल में ही देखने को मिलता है। आयन मंडल ही वह मंडल है दोस्तों जहां से रेडियो तरंगे परावर्तित होती है और हमें रेडियो सुनने को मिलता है। क्लियर? बहिर्मंडल या वायुमंडल की बात कर लिया जाए 700 किलोमीटर से ऊपर के मंडल जो होते हैं वायुमंडल होते हैं और यहीं पर
कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। दोस्तों ये सभी फैक्ट जो मैं दे रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक कलम कॉपी लीजिएगा और ज़रूर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, शीत या जाड़े की ऋतु में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इस जलवायु प्रदेश का विस्तार जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 40 डिग्री के मध्य पाई जाती है। 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ के बीच पाई जाती है। और इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मौसम होता है, तापमान अधिक और आसमान कैसा होता है? साफ होता है। यहाँ वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में। क्लियर? 138 क्वेश्चन नंबर 138 दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती का माला कहा जाता है या मोती की माता कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, पछाब मेघ को मोती की माला या मोती की माता कहा जाता है। बादलों की बात कर लिया जाए दोस्तों तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है पछाब मेघ। पछाब मेघ में पछाब बादल, पछाब स्तरीय बादल और पछाब कपासी बादल होते हैं। कितनी ऊंचाई पर स्थित होते हैं? 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। यदि आपको कहीं पर पछाब देखने को मिले तो आप समझ जाएंगे कि ये ऊपरी बादल है। क्लियर? मध्यम ऊंचाई वाले बादल 2000 से 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित होते हैं दोस्तों। और इसमें उच्च स्तरीय बादल और उच्च कपासी बादल देखने को मिलता है। मध्यम ऊंचाई वाले बादल को हम पहचानेंगे कैसे? इसमें उच्च लगा रहता है, आप समझ जाएंगे कि ये मध्यम ऊंचाई वाले बादल हैं। तीसरे प्रकार के बादल आपको 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इसमें स्तरीय कपासी बादल, स्तरीय बादल, वर्षा स्तरीय बादल और कपासी बादल देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 139 निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों का प्रदेश कहा जाता है या बड़े शिकारों के प्रदेश के नाम से जाना जाता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में बार बार यह रिपीट किया जाता है। आंसर इज द ऑप्शन बी, सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों का प्रदेश कहा जाता है। सवाना प्रदेश का विस्तार जो है दोस्तों 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर कीजिए दोस्तों। संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, प्रेयरी प्रदेश में पाई जाती है। प्रेयरी की बात कर लिया जाए तो पृथ्वी के समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित विशाल घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। इसमें तापमान कैसा होता है? ग्रीष्म ऋतु में मध्यम और शीत ऋतु में ठंडा रहता है। इसमें बारिश कैसे होती है? मध्यम मात्रा में बारिश होती है। यहाँ पर वनस्पति जीवन, घास फूस और छोटी झाड़ियाँ अधिक देखने को मिलता है और पेड़ जो है कम दिखाई देते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 141 पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का आरोही क्रम क्या है? आंसर इज द ऑप्शन सी, सऊदी अरब सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान और चीन का चौथा नंबर आता है। 142 का आंसर कीजिए दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट की सहायता से आपको उत्तर का चयन करना है दोस्तों।
फटाफट से आंसर यहाँ पर कीजिएगा। यूपी पीसीएस 2005 का सवाल है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं पिट्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। संघाई की बात कर लिया जाए तो संघाई सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। डुंडी जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जबकि लेनिनग्राड में पोत का निर्माण होता है। आंसर इज 2341। 2341 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 143 का आंसर कीजिए दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, IAS 2006 का पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश है? निम्नलिखित में कौन सा देश है जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कनाडा जो है निम्नलिखित में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है। कनाडा की बात कर लिया जाए तो उत्तरी अमेरिका का एक देश है। क्षेत्रफल कितना है? 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन है दोस्तों? रशिया है। कनाडा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। विश्व में कुल कहवा यानी कॉफी उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व में कुल कॉफी उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ब्राज़ील। कॉफी उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा देश माना जाता है। ब्राज़ील की बात कर लिया जाए दोस्तों तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और इसकी सीमा किन देशों से लगती है? फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे और उरुग्वे से इसकी सीमा लगती है। जबकि चिली से ब्राज़ील की सीमा नहीं लगती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 145। लेप्स जनजाति कहाँ पर पाए जाते हैं? तो लेप्स जनजाति कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में पाए जाते हैं। स्कैंडिनेवियन क्षेत्र उत्तरी यूरोप के आने वाले देशों को क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। ये तीन देश जो है स्कैंडिनेवियन देश कहलाते हैं। यदि इसमें फिनलैंड, फैरो आइसलैंड और आइसलैंड को जोड़ लेते हैं तो इन्हें नॉर्डिक देश कहा जाता है। नॉर्डिक देश नॉर्दर्न में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें नॉर्डिक देश कहा जाता है। क्लियर? चलिए 146 क्या कहता है दोस्तों? सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन लंबे सवाल देके घबराना नहीं है, ठीक है। सुएज नहर जलमार्ग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह जलमार्ग 1869 में बनकर तैयार हो गया था। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। ऑप्शन बी, इसके उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद पतन स्थित है। ये भी कथन यहाँ पर सही है। यह नहर भूमध्य सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। यहाँ पर ऑप्शन सी गलत है दोस्तों, क्योंकि सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को सुएज की खाड़ी से जोड़ता है। किस खाड़ी से जोड़ता है? सुएज की खाड़ी से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सुएज नहर किसे जोड़ता है दोस्तों? मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है और सुएज की खाड़ी रेड सी का ही भाग है। क्वेश्चन नंबर 147।
फटाफट से आंसर कीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? आंसर इज द ऑप्शन सी, आइसलैंड को जाना जाता है। आइसलैंड एक द्वीपीय देश है दोस्तों। आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? रिकजाविक इसकी राजधानी है। क्लियर? चलिए हमारा अगला सवाल है 148। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मल्टीपल बार आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है? आंसर इज ऑप्शन बी, लैडोगा झील यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। लैडोगा झील की बात कर लिया जाए दोस्तों तो पश्चिम रूस में स्थित है और मीठे पानी की झील है और यह यूरोप की सबसे बड़ी झील है। दूसरी सबसे बड़ी झील लेक ओनेगा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर कीजिए दोस्तों। चिंदविन बेसिन किस देश में स्थित है? चिंदविन बेसिन किस देश में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन सी, दैट इज म्यांमार में स्थित है। चिंदविन बेसिन किस देश में स्थित है दोस्तों? म्यांमार में स्थित है। चिंदविन नदी की बात कर लिया जाए तो चिंदविन नदी म्यांमार की मुख्य नदी है जो पूरी तरह से जो है म्यांमार में ही बहती है। किसकी सहायक नदी है? इरावदी की सहायक नदी है। उद्गम कहाँ से होता है? हुकवान घाटी से होता है और स्थानीय लोग इसे निंगथी नदी के नाम से जानते हैं। इस सेशन का अंतिम सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 150। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी, डरबन जो है मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। मकर रेखा किसे कहा जाता है दोस्तों? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा किसे कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। इन दोनों के बीच कौन सा क्षेत्र स्थित होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र स्थित होता है। उत्तरी ध्रुव वृत्त की बात कर लिया जाए तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाता है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। क्लियर? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच कौन सा कटिबंध है? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध आपको देखने को मिलता है। मकर रेखा कितने देशों से यह गुजरा हुआ है? 10 देशों से गुजरा हुआ है, जिसमें दक्षिण अमेरिकी देश से चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से गुजरा हुआ है। अफ्रीकी देश की बात कर लिया जाए तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से यह गुजरती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से भी मकर रेखा गुजरती है। क्लियर है दोस्तों? विश्व भूगोल की 1000 MCQ की सीरीज नंबर 6 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों याद रखिएगा मेरी वीडियो
डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में 1000 MCQ के सीरीज नंबर 7 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।